वो एक एसएसएस रैंक का रैंकर था, दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक। लेकिन एक दिन आसमान से कुछ अजीब और भयानक दानव आ गए। उन दानवों ने सिर्फ शहरों को नहीं, बल्कि पूरी धरती को विनाश का मैदान बना दिया। लोग मरते गए, सिविलाइजेशंस खत्म होती गईं, और हमारा एमसी अपनी पूरी ताकत लगाकर भी इंसानियत को बचा नहीं पाया। आखिरकार जब सब कुछ खत्म होने वाला था, साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर एक रहस्यमयी एंटीनोड बनाया। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे हमारा एमसी लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों साल तक जिंदा रह सकता था। और फिर 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, 5 लाख, 8 लाख, 48 मिलियन साल। समय गुजरता गया, दुनिया बदलती गई, लेकिन हमारा एमसी गहरी नींद में बंद था। और फिर करोड़ों सालों बाद एक दिन एक इंसान जैसी दिखने वाली लड़की ने उसे जगाया। इतने लंबे समय बाद जागकर क्या हमारा एमसी फिर से इंसानियत को बचा पाएगा? क्या उसकी ताकत अब भी उतनी ही खतरनाक है, या फिर ये दुनिया अब उसके लिए बिल्कुल अजनबी बन चुकी है? ये सब जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। स्टोरी की शुरुआत में हमको बताया जाता है साल 2007 में धरती पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। अब ये एक बड़ा बर्बाद और पागल वेस्टलैंड बन चुकी है। काले बादलों को चीरते हुए एक डरावना जहाज टूटे फूटे आसमान में चल रहा है। रेडार पे नजर डालते हुए हमारा मेन कैरेक्टर रेडियो पे बोलता है कि आखिरकार उसने निशाना ढूंढ लिया। तुरंत बाद जहाज सीधा नीचे की तरफ झुकता है, जहां मैप पे निशान लगा है। नीचे का नजारा बिल्कुल दिल तोड़ने वाला है। एक शहर की तबाही दिखती है जो कभी जिंदगी से भरा था। एक बहुत बेबस सर्वाइवर बर्बादी के बीच भाग रहा है, मदद के लिए चिल्लाता हुआ। आंखों से आंसू बहाते हुए लड़का पूरे जोर से चीखता है, कोई है क्या यहाँ? अचानक एक बड़ा मस्कुलर मॉन्स्टर नीचे गिरता है, जमीन को तोड़ के उसके सामने। डर के मारे लड़का पीछे हटता है जब वो गंदा जानवर कूदने की तैयारी करता है। और बुरा ये कि एक और मॉन्स्टर पीछे से आ जाता है। लड़का जोर से निकलता है और मदद के लिए चीखता है। कहीं भागने की जगह नहीं, बेचारा जोर जोर से चिल्लाता है। एक फैमिली फोटो को सीने से लगाए, बस थोड़ी सी जिंदगी की उम्मीद चाहता है। दुनिया बर्बाद करने वाले जानवरों से घिरा हुआ अंत नजदीक लग रहा है। आंखें बंद करके सर्वाइवर आसमान से दुआ मांगता है कि कोई इन जानवरों को सजा दे। उसी पल आसमान से एक पागल तेज रोशनी का झक्कड़ नीचे आता है और जानवर को एकदम कुचल देता है। जमीन पे पड़े लड़के को एक शांत आवाज सुनाई देती है, माफी मांग रहा है कि देर हो गई। धुएं से निकलकर हमारा हीरो सामने आता है, बड़ा डंकार वाला रूप लिए हुए। सर्वाइवर पूछता है, तुम कौन हो? प्लैटिनम बाल वाला आदमी गौर से लड़के की हालत देखता है, वो खून उगल रहा है। घायल लड़का सच्ची खुशी से मुस्कुराता है और धीरे से बोलता है। मुश्किल से उंगली उठा के बर्बाद शहर की तरफ इशारा करता है। लड़का पूछता है, क्या अब हम दुनिया वापस ले लेंगे? हीरो सर हिला के हाँ बोलता है, ले लेंगे। लेकिन अफसोस, लड़का बच नहीं पाता। हीरो उससे कहता है, चैन से सो जा। आंसू पोंछते हुए प्लैटिनम हीरो बोलता है, तेरी बहादुरी के लिए शुक्रिया। तबाही के बीच खामोशी छा जाती है। हीरो दुख में सर झुकाए खड़ा रहता है। तभी रेडियो पे आवाज आती है, क्या जिन देर से पहुंच गया? चश्मा पहने साइंटिस्ट बोलता है, शायद ये इलाके का आखिरी सर्वाइवर था, सच एक्सेप्ट कर लो। हीरो चुपचाप सुनता है, हाल को समझता है। सीधा डॉक्टर बोलता है, इंसानियत खत्म हो चुकी है। प्लैनेट के बहुत ज्यादा गंदे होने से पैदा हुए ये म्यूटेंट जानवर पूरी दुनिया पे छा गए। इन्हें करप्टर्स कहते हैं। ये नया ग्लोबल संकट बन गए। इनका चमत्कारी ठीक होने का पावर था, न्यूक्लियर बॉम्ब भी इन पे काम नहीं किए। जोर से गरजता हुआ एक बड़ा जानवर दिखाता है कि इंसानों के सारे हथियार बेकार हैं। फिर भी लोग हारे नहीं। कई अजीब तजुर्बे करने के बाद लड़ने का तरीका ढूंढा, लेकिन डॉक्टर सच बोलता है, अब बचाने के लिए कौन बचा है? बहुत देर हो चुकी, कोई सिविलियन नहीं बचा। फिर भी कोट वाला योद्धा अपनी बात पे अड़ा रहता है, अब भी कुछ कीमती चीज है यहाँ। बर्बादी में चलते साइंटिस्ट शक करता है कि कोई नहीं बचा। हीरो मान लेता है। नारंगी आसमान की तरफ देख के बोलता है, उम्मीद दूर भविष्य में है। डॉक्टर के बनाए नैनो मशीन्स जो माहौल को ठीक करते हैं वो दिखाता है। मरे हुए जानवर के हाथ में चमकता हरा कोर दिखाता है। टेक्नोलॉजी की ताकत साफ दिखती है। जानवर का ठीक होना रोकती है और प्लैनेट को जल्दी ठीक करती है। हीरो बोलता है, एक दिन धरती फिर सुंदर बनेगी। डॉक्टर हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, ये तो परी कथा जैसा लगता है, लेकिन शायद सभ्यता फिर से खिले। पीठ मोड़ के हीरो बोलता है, मेरे लिए इतना ही काफी है। इस छोटी सी उम्मीद पे सब कुछ दांव पे लगा देता है। अंडरग्राउंड लैब के कॉरिडोर में घुस के सोचता है कि उसकी ताकत भविष्य में जरूरी होगी। हाईटेक पॉड में लेट के लंबा सोने की तैयारी करता है। साइंटिस्ट पैनल पे काम करता है। सोच में डूबा डॉक्टर बोलता है, इस अंदाज पे भरोसा करना शायद कल को बचा ले। कांच पे बटन दबाते हुए बोलता है, ये मौका आगे भेजना सब कुछ के लायक है। तुरंत क्रायो स्लीप शुरू होता है। साल 0 से शुरू होते हैं एक जानवरों भरी दुनिया में। साल तेजी से गुजरते
होते हैं। स्पेस से देखो तो प्लैनेट लाल ही रहता है। हजारों साल बाद बड़े जानवरों के लाशें सूख के सूखे जमीन पे पड़े रहते हैं। लाखों साल पे पहुंचते ही नीला और हरा रंग दिखाई देने लगता है। घाव भर रहे हैं। धीरे धीरे पुराने जानवर फॉसिल बन जाते हैं, नया माहौल बनाते हैं। 1 लाख साल के करीब सब कुछ हरियाली से ढक जाता है। खोपड़ी पे घास उगाती है। 3 लाख साल पे समुद्र फिर साफ पानी और सफेद रेत वाले हो जाते हैं। 100 करोड़ साल पार करते हुए धरती बिल्कुल नई दिखती है। नॉर्मल जानवर जैसे खुश खरगोश नई घास पे दौड़ रहे हैं। आखिरकार 1 बिलियन साल पे पहुंचता है। एक्सेस की कंफर्म होती है। मशीन हीरो को जगाती है। नए युग में सीन बदलता है। तेजी से दौड़ती लड़की ठंडे पसीने में भीगी हुई है। पीछे एक काला भेड़िया चमकती आंखों वाले 3 कान वाले बच्चों का शिकार कर रहा है। बिल्कुल बेबस लड़का पूछता है, क्या वो सुरक्षित जगह सच में है? लड़की कसम खा के बोलती है। ग्रुप को ले जाते हुए चेतावनी देती है, अगर नहीं मिली तो समझो मॉन्स्टर छो। जिंदगी बचाने के लिए दौड़ती लड़की पीछे नहीं मुड़ती। दिमाग में बार बार बोलती है, वो गार्डियन गॉड उसी जगह पे होगा। पत्थर के कॉरिडोर से गुजरते हुए बच्चे चमकते बंद कमरे में पहुंचते हैं। ऊपर देख के तीनों के होश उड़ जाते हैं। बड़े लोहे के दरवाजे के सामने लड़का रो पड़ता है, ये तो बंद रास्ता है। लड़की बिल्कुल ठिठक जाती है। उम्मीद खत्म। लार टपकता हुआ भेड़िया जोर से गरजता है। बच्चे पूरा डर के मारे चिल्लाते हैं। दीवार से लग के लड़की हाथ जोड़ती है, कांप रही है। आंसुओं की नदी बहाते हुए दुआ मांगती है, गार्डियन गॉड बचा लो। अचानक अंधेरे में डिजिटल पैनल जल उठता है। अंडरस्टूड लिखा आता है। एक जोर का धमाका होता है। दरवाजा फट के खुल जाता है। तेज रोशनी भेड़िए के मुंह पे पड़ती है। सबके मुंह खुले रह जाते हैं। धूल बैठने के बाद लड़की बोलती है, लेजेंड पे विश्वास करना सही था। तभी भारी कदमों की आवाज आती है। सफेद धुएं से नंगा पैर वाला आदमी निकल आता है। अपना रिप्ड बदन दिखाते हुए हमारा हीरो जागता है, भविष्य पे भरोसा करके। प्लैटिनम बाल वाला आदमी टेक पैनल खोलता है। पुराने कपड़े देख के खुश होता है। बेस के कंप्यूटर पे बैठ के सोचता है, कितने साल सोया था। ज्यादातर डेटा खराब है, लेकिन बेस अब भी ठीक है। ये चमत्कार है। जमीन पे पड़ी सिरिंज से समझ आता है कि नैनो मशीन्स ने सब कुछ बचा लिया। प्लैनेट की हाल जानने के लिए साइंटिस्ट का मैसेज क्यूब देखता है, लेकिन पहले बच्चों की तरफ मुड़ता है। उनकी कहानी सुनना चाहता है और माफी मांगता है कि उसने कपड़े नहीं पहने थे। बच्चे पूरे शौक में खड़े रहते हैं। ये आदमी इतने साल बिना कपड़े के सोया था। जल्दी से हीरो अपना ब्लैक ओवरकोट पहन लेता है, बोलता है कितना अच्छा लग रहा है। फिर शेल्टर के बड़े स्टील दरवाजे खुलते हैं। धूप सामने आती है। दरवाजे से निकल के ग्रुप एक बिल्कुल अलग दुनिया देखता है। अनटच्ड हरियाली के सामने प्लैटिनम बाल वाला आदमी धरती को लाखों साल बाद देख के हैरान होता है। लड़की इंप्रेस होके बोलती है, तुम सच में गार्डियन गॉड हो, सब कुछ बदल गया है। रास्ता दिखाते हुए लड़की बोलती है, चलो। जंगल के रास्ते से ग्रुप को ले चलती है। उनके बिल्कुल पीछे योद्धा अपने छोटे सहायकों को बहुत गौर से देख रहा है। हैरान होकर वो समझ जाता है कि इंसानों का जिंदा रहना बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि इंसानियत तो खत्म हो चुकी थी। लॉजिक से ये नतीजा निकल आता है कि ये पानियां समय के साथ विकसित हुए हैं। जानवरों जैसी लक्षणा पाकर इस नई जाति के जीव विज्ञान को हवा में मौजूद नैनो मशीन्स ने बदल दिया था। पुरानी भाषा बोलना इसका सबसे बढ़िया सबूत है। फिर हमारा मुख्य पात्र याद आता है कि उसने तो अभी तक अपना परिचय भी नहीं दिया। सीधे मुड़ के वो उन्हें कहता है, मुझे बस जिन बुलाओ। नेतृत्व करने वाली लड़की अपना नाम बताती है, हकामा। उत्साहित होकर दूसरे 2 बच्चे जल्दी से कहते हैं, हमारा नाम डैम्पू और चंडी है। बात को छेड़ते हुए जिन पूछता है, तुम बच्चों को मुझसे क्या चाहिए? लड़की कहती है, हमारा लक्ष्य करीब है। हीरो की तरफ देखकर लड़की वांछना करती है कि वो करप्टर्स को हरा दे। ये नाम सुनते ही प्लैटिनम बाल वाले हीरो के कान खड़े हो जाते हैं। अचानक बिल्ली कान वाले लड़के की आंखें डर से फैल जाती हैं। दूर एक पूरा गांव आग में झुलसता है, काले धुएं से ढका हुआ। बेबस होकर लड़के भाग पड़ते हैं आग की तरफ, माँ बाप के नाम चिल्लाते हुए। गंभीर चेहरे से जिन गांव की बर्बादी को चुपचाप देखता है। दरवाजे पे लकड़ी की बांधे सिर्फ जलते लकड़ों और राख बन चुकी हैं। लकड़ी के घर के करीब हीरो देखता है कि ये पुराने रक्षा के उपाय कितने नाजुक थे। बर्बाद नजारे के बीच चलते हुए उसे तुरंत समझ आता है कि इन लोगों की तकनीक बहुत सादा है। अचानक दूसरा जोड़ा ठिठक जाता है सड़क के बीच एक भयंकर नजारे को देखकर। उनके सामने ही एक अजीब जानवर एक बूढ़ी औरत को खाने की कोशिश कर रहा है, जो अपनी पोती को भागने को चिल्लाती है। पूरी ताकत से बूढ़ी औरत जानवर के दांत वाले मुंह को एक लंबे डांडे से रोक रही है। बर्फ जैसा ठंडा होकर हमारा मुख्य पात्र जानवर को पहचान लेता है, खतरे की पुष्टि करता है। समानता से हैरान होकर वो सोचता है, क्या पुराने समय के जानवर नए युग में भी वैसे ही हैं? भागने के आदेश को अनुरोध करते हुए लड़की अपनी दादी को बचाने की कसम खाती है और चमकती जादू को जागा लेती है, जो जिन का ध्यान खींच लेती है। समय बर्बाद ना करते हुए प्लैटिनम बाल वाला आदमी जानवर पे टूट पड़ता है, कहता है, मैं एक सिद्धांत की पुष्टि करूंगा। बिजली जैसी तेजी से जिन जानवर के पेट पे विस्फोटक मुक्का मारता है। असर के बाद जानवर अपना शिकार छोड़ देता है और योद्धा अपनी स्थिति ले लेता है। शांत रूप से थोड़ा जगह मांगता है। बनाए गए मौके से लड़की अपनी चमकदार दांड में सारी जादू जमा करती है, वापस हमला करने को
तैयार। झट से हथियार की नोक पे बहुत गर्म और एकाग्र नारंगी ऊर्जा इकट्ठी होती है। पल भर में वो एक बड़ा आग का गोला अभी जानवर के मुंह पे छोड़ देती है। हमला बिल्कुल सही जगह लगता है। एक भयंकर धमाका होता है जो दुश्मन के मुंह को जला देता है। जलते लाश को देखते हुए जिन नतीजा निकालता है, जानवर का पुनर्जन्म नैनो मशीन्स की वजह से रुक गया। फिर एक सवाल उसके दिमाग में आता है, क्या लड़की ने ये ताकत सीधे हवा से खींची? पुरानी यादों से साफ है कि सिर्फ पूरी मेल खाती इंसान ही इस तकनीक को नियंत्रित कर सकते थे। उत्सुक होकर हीरो बूढ़ी औरत की तरफ मुड़ता है, पूछता है क्या गांव में सब आग उगल सकते हैं? औरत तुरंत कहती है नहीं। इस उपादान को दैवी शक्ति कहते हुए औरत समझाती है कि वहाँ सिर्फ 4 लोगों के पास है। मुख्य पात्र के सिद्धांत की पुष्टि करती है। तभी पोती चिंता से दौड़ कर आती है, गाँव वालों के बारे में पूछती है और सुनती है कि सबको सुरक्षित जगह भेज दिया गया है। खुशी के बावजूद बूढ़ी औरत उन्हें डांटती है, पूछती है युवा लोगों ने अपनी जान क्यों दांव पे लगा दी। पूरी बेउम्मीदी से माताजी कराह लेती हैं, गांव का पक्का अंत घोषित करती हैं। उसी वक्त एक गंदा आवाज आती है। जानवर की जली लाश से सबका ध्यान भटकता है। राख से एक रांगने वाला किरमिला निकल आता है, साबित करता है कि पहला अभी जानवर सिर्फ एक नवजात था। धुएं के पीछे से असली बड़ा सरदार निकलता है, गांव पे भीड़ लाने को तैयार। अचानक एक भाला हाथ में लिए योद्धा पहुंचता है, माताजी को हिम्मत ना हारने को कहते हुए। नए आने वाले का नाम सीरियस है। वो मधुर मुस्कान से वादा करता है कि जानवर को अकेला ही टुकड़े टुकड़े कर देगा, पसीना भी नहीं आएगा। छोटा लड़का नागरिकों के बारे में पूछता है और नए आने वाले कहते हैं मैंने सबको मुख्य जगह भेज दिया। खुश होकर नेतृत्व करने वाली अपने पिता से मिलती है जो डर के मारे बेटी को हर तरफ ढूंढ रहा था। जब वो बंद दरवाजे तोड़ने का इजहार करती है, पिता डर से पागल हो जाता है। अपने आप को साबित करने के लिए लड़की प्लैटिनम बाल वाले आदमी की तरफ इशारा करती है, कहती है मैंने परंपराओं से रक्षक देवता को लाया है सबको बचाने के लिए। अविश्वास से बूढ़ी औरत अजनबी को सर से पांव तक नापती है, मान नहीं पाती। बिल्कुल मजाकिया लहजे में भाला हाथ वाला सीरियस हंस पड़ता है, कहता है जिन देवता जैसा नहीं दिखता। परेशान होकर वो लड़की को कहता है इस संकट में मजाक बंद करो। बेध्याने में दिखावा करने वाला हमारे हीरो को नीच जाति कहता है। ये ताना प्लैटिनम बाल वाले आदमी का ध्यान खींच लेता है। हमारे मुख्य पात्र का बचाव करने की कोशिश में भाला हाथ वाला छोटा भाई आगे बढ़ता है, लेकिन बुरी तरह डांट पड़ती है। उंगली उठाकर योद्धा के मुंह पे करते हुए सख्त आदमी गोल कानों की तरफ इशारा करता है, नए आने वाले की कमजोरी घोषित करता है। लेकिन बच्चे पीछे नहीं हटते, चिल्लाते हैं कि अजनबी ने अभी करप्टर को बर्बाद किया था। प्रभावित न होकर बखील अपनी शान बताता है, किरमिले को मारना असली योद्धा के लिए कोई बात नहीं। गहरी सांस लेते हुए असली बचाने वाला सबको चुप होने और 1 मिनट सुनने को कहता है। लेकिन गर्व अंधकार करने वाला भाला उठा लेता है, कहता है ये गांव का मामला है, नए आने वाले को निकल जाओ। पीठ मोड़ते हुए वो आखिरी चेतावनी देता है कि जिन अपनी नाक ना घुसाए जहां उसका काम नहीं है। फिर भी पिता ये पागलपन रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन योद्धा जिद करता है कि वो बड़े जानवर से सामने लड़ेगा। अपने अहंकार की चोटी पे मुस्कुराते हुए ये दीवाना सबको कहता है वहां छिप जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। गुस्से में दादी योद्धा को बेवकूफ कहती है, अगर भाग जाता तो कम से कम जिंदा रहता। चुप। हमारा मुख्य पात्र ये निराश दृश्य देखता रहता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं। सीधे प्लैटिनम बाल वाले आदमी को देखकर माताजी बच्चों को सुरक्षित आश्रय तक पहुंचाने की वंचना करती है, लेकिन लड़की तुरंत इनकार करती है। भाला हाथ वाले के साथ अपनी जान दांव पर लगाने का फैसला करती है। चेहरा न बदलते हुए जिन बूढ़ी औरत की मांग को सख्त रूप से ठुकरा देता है। गर्व से भरी युवा नेतृत्व करने वाली छाती फुला लेती है, मैं गाँव के लिए लड़ूंगी। मजबूत कदम से हीरो चेतावनी देता है, मैं कभी किसी को नीच जाति ना कहने दूंगा। दूर कहीं एक विशाल दानव जोर से गरजता है, जैसे तबाही की शुरुआत का ऐलान कर रहा हो। भारी कदमों के साथ वो विशाल प्राणी आगे बढ़ता है, अपने रास्ते में आने वाले पूरे जंगल को तबाह करता हुआ। तभी सीरियस पूरे घमंड और अंदाज के साथ उस दानव का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। अपने आप पर बहुत गर्व करते हुए वो घोषणा करता है कि वो अपने कंधों पर पूरे देश का बोझ उठाकर एक पवित्र योद्धा बनेगा। जैसे ही दानव हमला करने को तैयार होता है, योद्धा अपना भाला तैयार करता है जो तेज बिजली की शक्ति से भरा हुआ होता है। बहुत ऊंची छलांग लगाते हुए नया योद्धा चिल्लाता है कि वो इस घिनौने प्राणी को बिना किसी की मदद के गिरा देगा। लेकिन घिनौना प्राणी बस अपना विशाल मुंह खोलता है, जैसे उसे पूरा निगल जाना चाहता हो। अचानक गंदे पानी से कई लंबे चिपचिपे बाजू निकलते हैं और भाले वाले योद्धा को पूरी तरह चोक कर देते हैं। अचानक जमीन से छोटे कीड़े निकलने लगते हैं और नए आए योद्धा की पूरी योजना को बर्बाद कर देते हैं। घबराकर योद्धा अपना बिजली वाला भाला हर तरफ घुमाता है और चिल्लाता है कि सब उसके रास्ते से हट जाएं। अपना ध्यान उस विशाल मुख्य दुश्मन पर केंद्रित करते हुए वो कसम खाता है कि एक ही भयानक वार में इस लड़ाई को समाप्त कर देगा। पूरे शरीर की शक्ति से आगे बढ़ते हुए वो अपने हथियार की नोक सीधा दुश्मन के चेहरे में घुसा देता है। जमा की गई सारी ऊर्जा एक ही पल में फूट पड़ती है और वहां एक भयानक बिजली का विस्फोट होता है। उसे लगता है कि वो जीत गया है और हवा में ही विजयी मुस्कान दिखाता है। लेकिन विशाल दानव जोर से गरजता है, जैसे उसे हल्का सा भी दर्द महसूस न हुआ हो।
भाला पकड़ने वाला योद्धा जमीन पर गिरता है, पूरी तरह निराश। इससे भी बुरी बात यह होती है कि दानव के चेहरे पर बना गहरा घाव कुछ ही पलों में तुरंत भर जाता है। नया योद्धा डरा हुआ समझ जाता है कि दुश्मन की अजीब पुनर्जन्म शक्ति को उसने बहुत देर से समझा। तुरंत एक भारी पूंछ हवा को चीरती हुई उस लड़के के सिर की तरफ गिरती है। भाला पकड़ने वाला योद्धा डर के मारे जम जाता है और बचने की कोशिश भी नहीं कर पाता। उसे लगता है अब उसका अंत निश्चित है। बस पल भर में जिन वहां प्रकट होता है और छोटे यंत्रों से बनी एक सुरक्षा ढाल बना देता है। वो थोड़ी व्यंग भरी आवाज में पूछता है कि क्या उस लड़के का छोटा सा तमाशा खत्म हो गया। चकित और हिला हुआ सीरियस हकलाकर मुश्किल से बोल पाता है जब वो उस अनजान व्यक्ति को नायक की तरह खड़ा देखता है। बीच में दखल अंदाजी से गुस्से में आया दानव फिर से हमला करता है, दोनों घुसपैठियों को कुचल देना चाहता है। लेकिन हमारा नायक आराम से पीछे फिसलकर खतरनाक झपटे से बच जाता है, जैसे उसे जरा भी मेहनत न लग रही हो। अपनी उंगलियों को जोड़ते हुए वो उस विशाल प्राणी के लिए सही प्रतिक्रमण हमले की तैयारी करता है। अचानक जमीन से एक विशाल ऊर्जा की किरण फूट पड़ती है और नीचे से सीधा दानव के पेट को चीरती हुई ऊपर तक निकल जाती है। दानव दर्द से चीखता है और दूर खड़े सैनिक अपने नेता को पुकारते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। जल्द ही वे सब युद्ध भूमि की तरफ बढ़ते हैं और छोटी नदी को पार करते हैं। दूर खड़े लड़के के पिता और वृद्ध महिला इस अद्भुत शक्ति को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। वृद्ध महिला धीमी आवाज में पूछती है कि अभी उनके सामने आखिर हुआ क्या है। वो हैरानी से देखती है कि दानव का विशाल शरीर सिर्फ एक हाथ से जमीन से उठा लिया गया है। दानव का बोझ महसूस करते हुए जिन सीरियस से कहता है कि दूर बैठने से पहले पीछे हट जाए। वो भाले वाले योद्धा को गर्दन से पकड़कर तुरंत खतरे के क्षेत्र से बाहर ले आता है। उनके पीछे दानव वापस पानी में गिरता है और भयानक कंपन पैदा करता है। हमारा नायक हल्की छलांग लगाकर सुरक्षित जगह पर उतरता है और बेहोश सैनिक को जमीन पर छोड़ देता है। गीली मिट्टी पर पड़ा सीरियस अपने रक्षक को घूरता है और पूछता है कि वो असल में कौन है। सीधे शब्दों में जिन समझाता है कि इन प्राणियों को शारीरिक नुकसान पहुंचाना बेकार है, क्योंकि इनकी तुरंत भरने की शक्ति बहुत तेज है। चमकते घाव पर उंगली रखते हुए वो बताता है कि इनकी पुनर्जन्म शक्ति को रोकना ही जीत की असली कुंजी है। तब जाकर सीरियस को समझ आता है कि जिसे वे लोग अपनी पवित्र शक्ति कहते थे, असल में वो छोटे यंत्रों की शुद्ध शक्ति है। अपने बिजली वाले हमले को दोबारा सोचकर सीरियस समझ जाता है कि उसका वार इतना गहरा नहीं था कि दानव की भरने वाली प्रणाली को रोक सके। डरा हुआ योद्धा पूछता है कि क्या जिन वही रक्षक देवता है जिसे उनके लोग पूछते हैं। दुश्मन की तरफ देखते हुए जिन शांत आवाज में कहता है कि उसे याद नहीं कि वो कभी देवता बना हो, लेकिन उसके पास एक संदेश जरूर है। वो सीरियस को उसकी ही बात याद दिलाता है जो उसने गांव की समस्या के बारे में घमंड से कही थी। शर्मिंदा सीरियस कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन असली नायक उसे तुरंत चुप करा देता है। विशाल दानव की तरफ देखते हुए योद्धा साफ शब्दों में कहता है कि अब ये पूरी मुसीबत सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है। गुस्से से भरा दानव फिर से उठता है और पानी हर तरफ उछाल देता है, दूसरी लड़ाई के लिए तैयार। तुरंत कई खतरनाक लंबे बाजू दूर से हमला करते हुए हमारे नायक को भिड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत शांत रहकर जिन कहता है कि युद्ध का पहला कदम शिकार की चाल को रोकना होता है। अद्भुत फुर्ती के साथ वो इन तीखे हमलों को रोकता और बचता जाता है। एक तेजी भरी चाल में वो दानव के एक पंजे को पकड़ लेता है और तुरंत उस पूरे घिनौने बाजू को जमाकर स्थिर कर देता है। पहली बार सीरियस को समझ आता है कि ये सारे डरावने प्राणी असल में प्राचीन सभ्यता की मूर्खता से पैदा हुए थे। अपने दाहिने हाथ में अपार शक्ति जमा करते हुए सफेद बालों वाला आदमी उस विशाल दानव के लिए अंतिम वार की तैयारी करता है। चेहरे पर गुस्से लिए वो कहता है कि इस सब के लिए कुछ हद तक वो खुद भी जिम्मेदार है, क्योंकि वो भी उसी युग में जीता था जब धरती का विनाश हुआ था। तेज बिजली जैसी ऊर्जा से घिरा हुआ हमारा नायक घोषणा करता है कि इस हजारों साल पुरानी मुसीबत को सिर्फ वही ठीक कर सकता है। अनजान आदमी की बातों में पूरी तरह उलझा हुआ सैनिक पूछता है कि क्या वो सच में इसे संभाल सकता है। जवाब में उसे सिर्फ एक विश्वास भरा हाँ मिलता है। पुरानी यादें दिखाती हैं कि जिन अनेक प्रयोगों और सैनिक दुर्घटनाओं का निर्मम परिणाम है। दृश्यों में पुरानी मानव जाति की अंधकार और खूनी कहानी दिखती है, जब सेनाएं पूरी धरती पर अपना राज जमाने के लिए हमला कर रही थीं। अजीब प्रयोगशाला परीक्षण बताते हैं कि अधिक शक्ति की अंधी तलाश में वैज्ञानिकों ने कितनी भयानक सीमाओं को पार कर दिया था। नीली ऊर्जा से भरा हुआ योद्धा खुद को प्राचीन युग में बना हुआ अंतिम और सर्वश्रेष्ठ मानव हथियार बताता है। अचानक एक भयानक हमले में उसके हाथों से एक विनाशकारी ऊर्जा की किरण निकलती है, जो जमीन से आसमान तक पूरे दृश्य को चीर देती है। विनाशकारी रोशनी में घिरा विशाल दानव बस एक परछाई बनकर रह जाता है और चीखता हुआ धीरे धीरे पिघलने लगता है। पूरा जलकर काला हुआ उसका शरीर हवा में ही बिखर जाता है, इतना कि उसकी कहानी बताने के लिए धूल का एक कण भी नहीं बचता। तुरंत एक विशाल ऊर्जा का स्तंभ चारों तरफ चमक उठता है, जो नायक की निर्दोष जीत का ऐलान करता है। दूर गांव के सब लोग इस रोशनी को देखकर हैरान रह जाते हैं, जैसे उनकी आंखें बाहर आ जाएंगी।
उम्मीद से भरा छोटा हकामा पहली बार खुशी और राहत से सच्ची मुस्कान देता है। बादलों को चीरती हुई वो रोशनी अंतरिक्ष तक पहुंचती है, जो एक ही हमले की पागलपन भरी शक्ति को दिखाती है। जमीन पर वापस सिर्फ गर्म पानी से उठती भाप रह जाती है, जो हार चुके दुश्मन का अंतिम निशान बन जाती है। हक्का बक्का सीरियस इस भयानक शक्ति और तकनीक के प्रदर्शन को देखकर पलक तक नहीं झपक पाता। हवा की तरफ पीठ करके खड़ा नायक शांत नजर से दूर के आसमान को देखता है और धरती के बचे हुए अंतिम हिस्सों को बचाने का वादा करता है। दूर कहीं एक रहस्यमयी आदमी निष्कर्ष निकालता है कि इतनी तबाही सिर्फ किसी वैज्ञानिक हथियार का काम हो सकती है। झाड़ियों में छिपा जासूस पानी के पास बने प्रभाव स्थल का ध्यान से अध्ययन करता है। संचार यंत्र पर वो सैनिक केंद्र को बताता है कि वो कोडामा गांव के पास घुसपैठियों की जांच करने आया था। पूरी तरह शौक में जासूस हकलाकर बताता है कि उसने एक ऐसी रोशनी देखी जो राज्य के शाही योद्धाओं के नेता से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। दूसरी तरफ चश्मा पहने कार्यकर्ता ये सुनकर पूरी तरह घबरा जाता है। तेज घबराहट में वो महिला तुरंत आदेश देती है कि सब लोग बिजली की रफ्तार से राजधानी वापस लौट आएं। दूर कहीं हमारा नायक एक पुराने वैद्य का रोशनी से बना चित्र देखता है। वो महिला हंसी के साथ कहती है कि शायद अब तक वो मर चुकी होगी। सच्ची मुस्कान के साथ वो स्वीकार करती है कि वो हमेशा एक नाटकीय अलविदा बोलना चाहती थी। समय बर्बाद किए बिना वो तुरंत मुद्दा बदलकर पूछती है कि क्या पर्यावरण ठीक हो गया है और क्या दुनिया फिर से हरी भरी हो गई है। लेकिन गंभीर स्वर में वो तुरंत उसकी उम्मीद पर ठंडा पानी डाल देती है और एक बहुत बड़ी समस्या का खुलासा करती है। सीधी बात में संदेश बताता है कि सिर्फ प्रकृति को साफ कर देना ही सब दूषित प्राणियों को खत्म करने के लिए काफी नहीं है। चमकती हुई रोशनी के पट पर ध्यान लगाए सफेद बालों वाला आदमी खामोशी से उस चेतावनी को सुनता है। संदेश में उसकी साथी बताती है कि लगभग 1000 साल बाद जब योद्धा गहरी निद्रा में गया था, तब उसने दुनिया की स्थिति पर नजर रखना शुरू किया। वो खुद भी उसी तरह गहरी निद्रा का उपयोग करती थीं और समय समय पर जागकर स्थिति देखती थीं। जब पर्यावरण का सुधार तेजी से बढ़ने लगा तो उपग्रह ने सच में दानवों की संख्या में बहुत बड़ी कमी दिखाई। लेकिन आकाश से देखने वाले यंत्र ने जंगल में घूमती एक भयानक बात पर ध्यान दिया। धरती के बदलते रूप के साथ साथ रोग भी अजीब रूप से बदल गया था। एक अजीब मानव जैसा रूप लेकर नया बदला हुआ प्राणी पहले के विशाल दानवों से भी ज्यादा खतरनाक था। इस नए रूप की पुष्टि करते हुए वैज्ञानिक अफसोस जताती है कि ये नए प्राणी दोबारा जन्म लेने वाली मानव जाति के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनेंगे। कुछ ही उपायों के साथ उसने नए जीवित जातियों के जीवन सूत्र में बदलाव किया और उन्हें ऐसे आनुवंशिक औजार दिए जिससे वे इन प्राणियों का सामना कर सकें। इस बड़े कदम के अलावा प्रणाली ने हमारे नायक के लिए भी एक विशेष सुधार तैयार किया था। इस उपहार को देखकर उत्सुक हमारा नायक हवा में तैरते छोटे घन को पकड़ लेता है। इस नई शक्ति को समझने की कोशिश में वो एक सुई जैसा यंत्र हाथ में उठाता है। महिला के अनुसार उसे बस चमकती हुई तरल पदार्थ को अपने शरीर में डालना था और अनेक छोटे यंत्र उसे सब कुछ सिखा देंगे। नायक के शरीर की बिल्कुल सही अनुकूलता की वजह से ये बदलाव तुरंत सक्रिय हो जाता है और एक दिव्य तकनीक का कार्य शुरू हो जाता है। अपने हाथों को देखते हुए सफेद बालों वाला आदमी महसूस करता है कि उसकी नसों में अजीब ऊर्जा दौड़ रही है। पल भर में घनी रोशनी उसकी हथेली के बीच से हवा में एक तेज चाकू का रूप ले लेती है। बहुत संतुष्ट होकर योद्धा समझ जाता है कि हवा में मौजूद छोटे यंत्रों को नियंत्रित करके तेज धार वाली वस्तु बनाना कितना आसान और उपयोगी है। दोबारा रोशनी वाले संदेश पर लौटकर उसकी साथी बताती है कि उसने ऐसी कई शक्ति बढ़ाने वाली चीजें पूरी दुनिया के अलग अलग शरण स्थल में छुपा दी थीं, ताकि कोई एक झुंड के बदले हुए प्राणी सब सुधार को एक साथ बर्बाद न कर सके। उसकी योजना थी कि इन गुप्त स्थल को पूरे नक्शे पर अलग अलग जगह फैला दिया जाए। थोड़ी उदास आवाज में पुरानी दोस्त स्वीकार करती है कि असली सोच ये थी कि जिनको दुनिया भर घूमना पड़े और वो जिंदगी को पूरी तरह से जी सके। एक दृश्य की तरफ इशारा करते हुए वो मानती है कि उसे बिल्कुल नहीं पता समाज कैसे बढ़ गया। खतरों का डर होने के बावजूद भी उस वैज्ञानिक का दिल नई सभ्यता की संभावनाओं पर भरोसा रखता था। अगर पुराने युग के नरक जैसी दुनिया से तुलना की जाए तो आज का समय तो धरती पर स्वर्ग जैसा लग रहा था। दूर तक फैला दृश्य दिखाता है कि घोड़े और गाड़ियां बड़े बड़े पुल पर से गुजरती हैं और उनके ऊपर एक शांत चमकता सूरज है। राजधानी के दृश्य में बड़े बड़े चौराहे और मजबूत इमारतें नजर आती हैं। भीड़ भरी ग्रंथालयों के अंदर युवा शांति से पढ़ाई कर रहे हैं और संरक्षित ज्ञान का आनंद ले रहे हैं। खुशी से भरी डॉक्टर दिल से गुजारिश करती है कि सिपाही कम लड़े और इस नई धरती के हर दिन का आनंद लें। दुर्भाग्य से संदेश का संकेत कम होने लगता है और रोशनी का चित्र टूटने लगता है।
जब वो हमेशा के लिए अलविदा कहती है। पूरी तरह से गायब होने से पहले वो एक आखिरी विनती करती है कि लड़का इस कहानी को अंत तक जरूर देखे। भारी दिल के साथ हमारा नायक उस सन्नाटे का सामना करता है जो संदेश के खत्म होने के बाद रह गया था। अपने कर्तव्य का बोझ महसूस करते हुए युवा आदमी मान लेता है कि अब उसे पूरी धरती का बोझ अपने कंधों पर उठाना होगा। यंत्र को अपने काले कपड़े में रखकर वो हल्का सा इशारा करता है उन बच्चों को जो उसे पुकारते हुए आ रहे थे और उसे रक्षक देवता बुला रहे थे। बहुत उत्साहित बच्चे बताते हैं कि पूरा झुंड रात भर जंगल में अपने रक्षक को ढूंढ रहा था। बच्चे उसका कपड़ा पकड़कर उसे खींचने लगते हैं और मांग करते हैं कि वो उनके आधिकारिक उत्सव में जरूर आए। अचानक सफेद बालों वाला आदमी रुक जाता है। उसकी नजर एक छोटी सी चीज पर टिक जाती है जो पास ही लटक रही होती है। हकामा के गले में लटका एक पुराना हार उसका ध्यान खींच लेता है, जो देखने में किसी आधुनिक प्रयोगशाला की चाबी जैसा लग रहा था। उत्सुक होकर वो सीधा बच्ची से पूछता है कि उसे ये उच्च स्तर का तकनीकी उपकरण कहाँ से मिला। गर्व से भरी लड़की बताती है कि ये गहना एक पुरानी कहानी के नायक ने दिया था और उसके परिवार की हर पीढ़ी को एक ताबीज की तरह दिया जाता रहा है। इसके बाद लड़की एक लोक कहानी सुनाती है जिसमें कहा गया है कि पवित्र पत्थर अंधकार समय में देवता की रक्षा को बुलाता है। तेजी से बात समझते हुए आदमी सब बातें जोड़ लेता है और समझ जाता है कि बच्चों ने शरण स्थल का दरवाजा कैसे खोला था। धीरे से वो अपने अतीत का धन्यवाद करता है। वापस धुएं से घिरे गांव में दृश्य अब एक बड़े जश्न में बदल चुका था। बीच में एक बड़ा आग का ढेर जल रहा था और चारों तरफ लोग खुशी मना रहे थे। भर भर कर रखी थालियों और भारी प्यालों के बीच गांव वाले जोर जोर से चिल्लाकर नायक को उत्सव में बुला रहे थे। दूर से घमंडी भाला धारण करने वाला सीरियस उस जीती जागती कहानी को देख रहा था जो खुश लोगों के बीच आ रहा था। गांव के कुछ लोग अजीब अफवाहें सुनकर उस अजनबी पर शक कर रहे थे और उसकी जाति देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि काले कपड़े पहने पतला सा आदमी इतने बड़े दानव को हरा सकता है। अचानक जब वो आदमी उनके पास से गुजरता है तो सब लोग ठंडे पसीने में खड़े हो जाते हैं। बेइज्जती से गुस्से में जोर से चिल्लाता है और कहता है कि सब लोग भाग गए थे, इसीलिए किसी ने उस दिव्य विनाश को अपनी आंखों से नहीं देखा। एक पल में उसका कठोर रूप गायब हो जाता है और वो एक बड़े प्रशंसक की तरह नायक की महिमा में खो जाता है। शोर शराबे से दूर हमारा नायक शांत कदमों से झुंड के नेता और गुस्सैल वाली बुढ़िया की तरफ बढ़ता है। गहरा झुककर लड़की के पिता उस अजनबी के प्रति सदा के लिए कर्जमंद होने का ऐलान करते हैं। सच्ची भावना से वो मान लेते हैं कि अगर वो चमत्कार ना होता तो उनके लोग मिट जाते और वो उस वीरता का दाम चुकाने को तैयार हैं। बिल्कुल शांत रहकर जिन हल्की सी मुस्कान देता है और कहता है कि उसे सोना या सामान जैसी चीजों की जरूरत नहीं। नेता की तैयारी का फायदा उठाते हुए वो अपनी शर्त रखता है और कहता है कि उसे सिर्फ इस दुनिया की राजनीति और समाज के बारे में गहरी जानकारी चाहिए। इस अनोखी मांग पर लड़की के पिता हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि उसे सभ्यता की स्थिति का सार क्यों चाहिए। तेज दिमाग वाली बुढ़िया तुरंत जवाब देती है और सीधा रास्ता दिखाते हुए कहती है कि क्रोमोसिया की राजधानी ही सबसे बड़ा ज्ञान का स्रोत है। हमारे नायक के मन में तुरंत एक विशाल किला चमक उठता है, क्योंकि उसे पता है कि सब व्यापार मार्ग उस अमीर राज्य तक जाते हैं। गर्व से बुढ़िया बताती है कि कोडामा के व्यापारी वहां के अमीरों को महंगा रेशम बेचने जाते हैं। रास्ते में डकैतों का खतरा बताते हुए वो कहती है कि सफर मुश्किल है, लेकिन अगर कोई दूषित प्राणी होता तो हंसी में पार कर लेता। एक अजीब पुल बनाते हुए वो अपनी ही पोती को इस सौदे में जोड़ देती है। वो लड़की को बड़े शहर तक पहुंचने के लिए जीवित दिशा सूचक बना देती है। लड़की की छोटी सी जादुई शक्ति देखकर बुढ़िया कहती है कि उसकी इच्छा है कि बच्ची को बड़े शहर की सैन्य विद्यालय में दाखिला मिले। अगली सुबह सूरज नीचे बादलों को चीरकर नई बनी घाटी पर गर्म रोशनी फैला देता है। बाहर सफेद बालों वाला रक्षक अपने हाथ ऊपर उठाता है और साफ हवा का आनंद लेते हुए लंबी यात्रा के लिए तैयार होता है। प्रकृति के रंगों से मोहित होकर वो गहरी सांस लेता है और महसूस करता है कि उसका पुराना डरावना युग सच में खत्म हो चुका है। गांव में नए कपड़ों की तैयारी हो रही होती है और हमारा नायक सोचता है कि उसकी पुरानी दोस्त कागुरा को शायद ये नया स्थानीय पोशाक पसंद आता। नए कपड़ों का ढेर उठाए एक लड़का उस महान आदमी को पुकारता है। दरवाजे पर फिर से बिना कपड़ों के खड़ा सफेद बालों वाला आदमी झुंड से मिले नए कपड़े ले लेता है और छोटा लड़का उसे तुरंत पहनने की विनती करता है। यात्रा के लिए तैयार होकर अजनबी और उसकी छोटी मार्गदर्शक आखिर बड़े नीले आसमान के नीचे सफर पर निकल पड़ते हैं। बाड़ के बाड़े के पास खड़ी बुढ़िया अपनी पोती को कहती है कि मार्गदर्शक का काम ठीक से करे और कोई शर्मिंदगी ना हो। लड़की मजबूती से हाँ में सिर हिला देती है।
उधर भाला पकड़ने वाला योद्धा सीरियस मुंह फुलाकर गुस्से में शिकायत करता है कि उसे देवता का खास सुरक्षा साथी क्यों नहीं बनाया गया। सीधे शब्दों में बुढ़िया उस बड़े आदमी को डांट कर कहती है कि अपना मुंह बंद रखे और चेतावनी देती है कि अगर उसे वैसे काम चाहिए तो उसे बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। दृढ़ संकल्प के साथ बड़ा आदमी वादा करता है कि वो बहुत मेहनत करेगा ताकि बड़े शहर पहुंचने तक मुसाफिरों के बराबर हो सके। हैरान होकर वो समझ जाता है कि उसे कठिन अभ्यास करना पड़ेगा और परिवार की बात मानता है कि लड़की का अच्छे से ध्यान रखे। अलविदा के पल आते हैं और लड़की का पिता रो पड़ता है। बेटी से कहता है कि दुनिया देखकर ठीक सलामत घर लौटना। दृढ़ आवाज में रक्षक घोषणा करता है कि यात्रा अब शुरू हो चुकी है। भीड़ के आंसुओं को पीछे छोड़ते हुए दोनों धीरे धीरे जंगल के रास्तों पर चल पड़ते हैं और छोटे शीशे जैसी झीलों को पार करते हैं। गांव से दूर दोनों एक चौड़ाई वाली नदी के किनारे किनारे फूलों से भरी घाटी में आगे बढ़ते हैं। शाम के वक्त दृश्य बदल जाता है और एक विशाल झरना उन्हें रुककर ठंडा पानी पीने का मौका देता है। कई दिन गुजर जाते हैं, सूरज उगता और ढलता रहता है और नए जंगली और सुंदर संसार का विशाल रूप सामने आता है। रात होते ही आग जल रही होती है और हमारा नायक पूछता है कि वे लोग राजकिले के दरवाजे तक कब पहुंचने वाले हैं। सूखा भोजन चबाते हुए लड़की कहती है कि मिट्टी वाले रास्ते पर लगभग 4 दिन और चलना पड़ेगा। बार बार चबाने से तंग आकर हमारा नायक पूछता है कि लड़की को पूरे महाद्वीप को देखने की इतनी उत्सुकता क्यों है। सीधा सवाल वापस करते हुए लड़की पूछती है कि उसका स्वयं का कारण क्या है। जवाब में उसे ठंडी आवाज मिलती है, ये एक रहस्य है। उसकी यादों में पुरानी वैज्ञानिक की भयानक बातें फिर गूंज उठती हैं, जो साबित करती हैं कि खतरा कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। सच तो यह है कि इतने सालों बाद भी विशाल दानवों की जाति मिटने को तैयार नहीं हुई। वैज्ञानिक के हिसाब से वे सिर्फ पुराने युग के भारी विषाक्त पदार्थों के बीच ही पैदा हो सकते थे। लेकिन अंधेरी झील के पास खड़ा सफेद बालों वाला आदमी समझ जाता है कि प्रकृति खुद बदल गई है और समस्या फिर से जन्म ले चुकी है। तनाव भरी शक्ल देखकर लड़की कहती है कि रक्षक का डरा हुआ चेहरा उसे भी डरा रहा है। जल्दी से माफी मांगकर वो मानता है कि उसका ध्यान भटक गया था और फिर वर्तमान समस्या पर ध्यान देता है। तेज सोच के साथ लड़की वादा करती है कि सुरक्षित राजधानी पहुंचते ही वो इस रोग की जांच करेगी। बात बदलते हुए नायक उससे कहता है कि देवता वाली बात छोड़कर उसे बस उसके आम नाम से बुलाए। अचानक घोड़ों के तेज दौड़ते कदमों की आवाज शांत रात की बात को तोड़ देती है। दोनों पलटकर देखते हैं तो अंधेरी सीमा पर एक प्रभावशाली दल उनकी तरफ बढ़ता नजर आता है। घोड़े पर बैठा सुनहरे बालों वाला आदमी विनम्र मुस्कान के साथ माफी मांगता है कि उनके रात के शिविर की शांति भंग हो गई। काले घोड़े और चमकते कवच पहने वो अजनबी उनसे कुछ पल का समय मांगता है। ठंडी नजर से देखते हुए हमारा योद्धा तुरंत उसके कवच पर बने सुनहरे अलंकारों और कमर पर लटकी शानदार तलवार को देख लेता है। उठे बिना ही जिन सीधा पूछता है कि ये सज धज कर आया मेहमान आखिर कौन है। घमंडी आवाज में वो अपना परिचय देता है, आर्गस वॉल्टन, राजधानी के आधिकारिक सैन्य दल के 7वें विभाग का नेता। ये पद सुनकर सफेद बालों वाला आदमी समझ जाता है कि इसका संबंध पवित्र सैन्य दल से है और धीरे से हैरानी जताता है कि यहाँ राज्य के योद्धा भी मौजूद हैं। नेता के साथ खड़ी एक सैनिक महिला बहुत गुस्से में घूरती है, जैसे कोई पहरेदार कुत्ता। बिना किसी झिझक के वो चिल्लाकर मांग करती है कि गोल कान वाला आदमी तुरंत खड़ा हो और सबसे बड़े अधिकारी से बात करे। तुरंत प्रतिक्रिया में आर्गस जोर से लगाम खींचकर उसे शांत होने का हुक्म देता है। शिष्टता बनाए रखते हुए वो अपने साथी की बदतमीजी के लिए माफी मांगता है और बात को दोबारा शुरू करने की कोशिश करता है। परिस्थिति को समझते हुए जिन गहरी सांस लेकर खड़ा हो जाता है और समझ जाता है कि ये दल शायद किसी अपराधी की तलाश में है। बिना पलक झपकाए नेता सीधा सवाल करता है कि दोनों जंगल के मुसाफिर कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। डरी हुई मार्गदर्शक मुश्किल से बोल पाती है कि वे कोडामा से निकले हैं और सीधा बड़े शहर की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल विश्वास न करते हुए गुस्से वाली सैनिक महिला चालाक मुस्कान देती है, जैसे उसने झूठ पकड़ लिया हो। घमंड से उंगली दिखाकर वो दोनों को नकली गांव वाले और सस्ते धोखेबाज कहती है। जोर जोर से चिल्लाते हुए वो दावा करती है कि कोडामा के जंगल में निचली जाति का कोई जन्म कभी दर्ज नहीं हुआ। ये बात सुनकर जिन मन ही मन सोचता है कि इस राज्य की व्यवस्था काफी मजबूत लगती है। लेकिन सैनिक महिला की हंसी तुरंत गायब हो जाती है जब आर्गस उसकी बात तोड़ देता है। शांत स्वर में वो समझाता है कि लड़की के कपड़े महंगे और कोमल रेशम से बने हैं, जो सिर्फ असली उच्च कुल के लोग ही पहन सकते हैं। अपनी साथी को डांटकर वो दोबारा कहता है कि लड़की के कपड़े ही उसकी असली पहचान साबित करते हैं। अचानक तेज हरकत में नेता अपनी तलवार निकाल लेता है। उसे अंधेरे में और बड़ा खतरा महसूस होता है। तलवार की धार जिन के चेहरे के पास लाकर वो आरोप लगाता है कि सफेद बालों वाले अजनबी जरूर कुछ छुपा रहे हैं।
काले कपड़े और अजीब पोशाक देखकर आर्गस पूछता है कि हमारे नायक की शानदार पोशाक का असल स्रोत क्या है। वो बताता है कि हाल ही में कुछ चोर बच्चों को छल के रूप में इस्तेमाल करके लूट मार कर रहे थे। उसी तरीके से तुलना करते हुए नेता आरोप लगाता है कि शायद ये आदमी अमीर लड़की को चुराकर फायदा उठाना चाहता है। इस गलतफहमी से डरी हकामा तुरंत आगे आकर चिल्लाती है कि सब झूठ है। किसान लड़की की हिम्मत से गुस्से में आकर सैनिक महिला तलवार पकड़ लेती है और धमकी देती है कि दोनों को जोर से चुप करा देगी। तभी छोटी लड़की अपनी हथेली में ऊर्जा जमा करती है और सैनिकों के सामने बिजली जैसी चमक पैदा कर देती है। बिना घबराए आर्गस उस रोशनी को ध्यान से देखता है जो बच्ची की हथेली में चमक रही होती है। सख्त आवाज में वो उसे हुक्म देता है कि तुरंत इस छोटी जादुई आग को बुझा दे वरना मुश्किल खड़ी हो जाएगी। दबाव के बावजूद सैनिक हैरान होती है कि मिट्टी वाले रास्ते पर एक छोटी लड़की पवित्र शक्ति का इस्तेमाल कर रही है। लड़की की रक्षा करते हुए जिन शांत रहता है और सोचता है कि क्या ये छोटा सा नेता सीधी लड़ाई संभाल भी पाएगा। अपना दबदबा बनाए रखते हुए आर्गस कहता है कि काले कपड़े वाले आदमी के जवाब ही तय करेंगे कि कौन जिंदा रहेगा। डर का माहौल बनाते हुए वो तलवार की तीखी नोक सीधे रक्षक की गर्दन पर रख देता है और कहता है कि अभी इसी जगह सब फैसला हो जाएगा। अधिकार भरी आवाज में नेता कहता है कि जरूरत पड़ी तो वो इसी गीली जमीन पर दुश्मन को काट देगा। भूत जैसी खामोशी में हमारा नायक बस गुस्से भरी नजर से उसके हर खुले मौके का अध्ययन करता रहता है। अपनी धमकी दोबारा दोहराते हुए आर्गस फिर पूछता है कि सफेद बालों वाले आदमी का असली जन्मस्थल क्या है और कसम खाता है कि अगर उसकी आवाज में झूठ महसूस हुआ तो वो तुरंत उसका सिर काट देगा। एक खामोश और टेंस माहौल में हमारा एमसी बस नाइट को घूरता रहता है, फिर धीरे से बोलना शुरू करता है। उसके सामने खड़ा आर्गस माथे पर पसीने की बूंदें लिए इंतजार करता है। बस एक गलत लफ्ज या एक छोटा सा मूव और लड़ाई तुरंत शुरू हो सकती थी। एक लंबी और थकी हुई सांस लेते हुए ट्रैवलर बताता है कि वो उस छोटे और शांत गांव से आया है जिसका जिक्र लड़की ने किया था। ये सुनते ही गुस्से से भरी सबॉर्डिनेट तुरंत उसकी बात का विरोध करने लगती है और कॉन्वर्सेशन के शुरू में लड़की ने जो फैक्ट्स बताए थे उन्हें याद दिलाती है। लेकिन उसका बॉस उसे फिर से बीच में ही रोक देता है। वो कहता है कि इस अंधेरे अजनबी की बातों में उसे पूरे कन्विक्शन महसूस हुआ। अपनी चमकदार तलवार को शीथ में रखते हुए वो छोटी लड़की की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या ये पतला सा लड़का वाकई पहाड़ों के गार्डियन गॉड का इनकारनेशन है। ब्लॉन्ड कैप्टन हमारे हीरो को सर से पैर तक ध्यान से देखते हुए उसका अंदाजा लगाता है। सीधे और ठंडे टोन में एमसी कहता है कि छोटी मोटी बातें यहीं खत्म कर देते हैं। अपनी ऑफिशियल एटिकेट बनाए रखते हुए कैप्टन अलविदा कहता है और बोलता है कि ऐसे एनकाउंटर्स गार्ड की ड्यूटी का हिस्सा होते हैं। घोड़े पर बैठकर वो कहता है कि शायद रॉयल कैपिटल में दोबारा मुलाकात हो, क्योंकि सभी वहीं जा रहे हैं। जाते जाते वो एक इनविटेशन भी छोड़ देता है अगर रास्ते में किसी मदद की जरूरत पड़े तो। रेंज को हल्का सा खींचकर पूरी ट्रूप कैंप से मुड़ जाती है और रात के अंधेरे में अपनी पेट्रोल फिर से शुरू कर देती है। टेंशन खत्म होते ही जिन गहरी सांस छोड़ता है, जैसे बिना वजह एक बड़ी लड़ाई होने वाली थी। थोड़ी दूर जाते ही गुस्से वाली सबॉर्डिनेट अपना सब्र खो देती है। वो पूछती है कि सिर्फ 2 सस्पिशियस गांव वालों से वो लोग पीछे क्यों हट गए। नफरत से भरी वो चिल्लाती है कि वो पतला लड़का सबसे खतरनाक टाइप का है और उससे प्योर डेंजर की ऑरा महसूस हुई। डार्क एक्सप्रेशन के साथ कैप्टन धीरे से इंफीरियर शब्द दोहराता है, जैसे पूरी सीन को अपने दिमाग में दोबारा देख रहा हो। उसका सिर घूमने लगता है क्योंकि अब उसे शक होने लगता है कि असल में पावर पिरामिड के नीचे कौन था। वाइस कैप्टन भी आंखें झुकाकर मान लेती है कि उस अजनबी की बिजार ऑरा सच में अलग थी। ब्लू हेड नाइट सीधा सवाल करती है, क्या हम सब ने उसकी पावर को गलत जज किया? एक सोल्जर सच बोलते हुए कसम खाता है कि पूरी पेट्रोल और उस ब्लैक कोट वाले आदमी के बीच स्ट्रेंथ का डिफरेंस बहुत ज्यादा था। लीडर फिर रात का सबसे बड़ा शॉक रिवील करता है। वो कहता है कि उसने दिमाग में 3 बार जिन पर मेंटल अटैक सिमुलेट किया, लेकिन एक भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। अपनी इमेजिनेशन में उसने कई डेडली स्वॉर्ड स्ट्राइक्स सोची, हर एक सीधा एनिमी की गर्दन पर। लेकिन हर बार जब इमेजिनरी ब्लेड हीरो की स्किन को छूने वाला होता, तुरंत एक ठंडी और डरावनी डेथ हॉरा वापस अटैक करती और 1 सेकंड से कम में नाइट को ही काट देती। ये सुनकर सब डर जाते हैं। मैजिकल पार्टनर पूछती है कि क्या कैप्टन ने अपने मेंटल टेस्ट्स में डिवाइन पावर यूज की थी। शर्मिंदा होकर वो मानता है कि मैजिक मैनिफेस्ट होने से पहले ही उससे इमेजिनेशन में ही दबा दिया गया। सिचुएशन की सीरियसनेस समझकर ब्लू सॉर्सरस को याद आता है कि फॉरेस्ट की छोटी लड़की किसी बेट की तरह चमक रही थी। ट्रूप की औरतें भी मान लेती हैं कि उन्हें लड़की की मदद के लिए कोई नेचर स्पिरिट्स महसूस नहीं हुए। सब मिलकर कैलकुलेशन करते हैं और कंक्लूड करते हैं कि कॉन्टिनेंट की डिवाइन पावर लेवल्स में बहुत बड़ा गैप है। कैप्टन धीरे से बोलता है
कि उस कॉमनर की लेवल पैलेडिन्स के सुप्रीम लीडर के बराबर हो सकती है। ये सुनकर अग्रेसिव सबॉर्डिनेट और भी गुस्से से टंग क्लिक करती है। अब उसे एहसास होता है कि कैंप फायर पर उस आदमी से उलझकर वो पक्की मौत के करीब पहुंच गई थी। चीफ उसे शांत करते हुए कहता है कि ये सब उस टारगेट की बिजार प्रेजेंस की वजह से हुआ और रुकी सोल्जर की गलती नहीं थी। पजल के पीसेस जोड़ते ही स्क्वाड तुरंत समझ जाती है कि ये डार्क मैन शायद कोडामा के मॉन्स्टर मैसेकर से जुड़ा हुआ है। डेंजर के बावजूद कैप्टन काम रहता है और रेकमेंड करता है कि फिलहाल उन गांव वालों को इग्नोर कर देना ही बेहतर होगा ताकि अननेसेसरी कैजुअलिटीज ना हो। सिचुएशन सीरियस देखकर वो ऑर्डर देता है कि कैवलरी तुरंत रॉयल कैपिटल की तरफ मार्च करे और इस मिस्टीरियस एनकाउंटर की रिपोर्ट करे। जिन के दिमाग में एक और सवाल घूम रहा था, लोग एनिमल्स जैसे कैसे बन गए और एक नॉर्मल इंसान जिसके सिंपल स्मूथ ईयर्स हों वो इस दुनिया में इतना नीचे क्यों गिर गया। चीफ के ईगो की चिंता किए बिना गाइड सीधा सच बोल देती है। वो कहती है कि ओरिजिनल ह्यूमंस अब फूड चेन के सबसे निचले लेवल पर पहुंच चुके हैं। आज की इस क्रूअल दुनिया में सिंपल ह्यूमन बॉडी किसी भी अडेप्टेड रेस के सामने बिल्कुल कमजोर पड़ जाती है। बात और भी बुरी हो जाती है जब एमसी को पता चलता है कि छोटी और वीक स्पीशीज अक्सर कैपिटल के स्लेव ट्रेड रूट्स में बेच दी जाती है। लेकिन हकामा का दिल अच्छा था। वो कहती है कि सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस की डिफरेंस की वजह से किसी को जज करना बिल्कुल स्टूपिड और अनफेयर है। उसके हिसाब से दुनिया वैसे ही काफी क्रेजी है, इसलिए लोगों को एक दूसरे के लिए थोड़ी एम्पैथी रखनी चाहिए। ये बात सुनकर जिन थोड़ा सरप्राइज्ड होता है और खुश भी। वो लड़की की ऑनेस्टी और प्योर हार्ट की तारीफ करता है और महसूस करता है कि उसने अब तक उसकी प्रोटेक्शन करके सही काम किया है। तभी अचानक रोड के साइड में एक हैवी स्टेप पड़ता है और सूखी ब्रांच टूट जाती है। शांति का माहौल तुरंत टूट जाता है। झाड़ियों के बीच से मदद के लिए एक दर्द भरी चीख सुनाई देती है। कुछ ही सेकंड्स बाद ब्लू हेड लड़की पूरी तरह गंदी और जख्मी हालत में बुशेस से बाहर निकलकर रोड पर गिरकर घुटनों के बल बैठ जाती है। हकामा बिना सोचे तुरंत उसकी तरफ भागती है और उसे संभालते हुए पूछती है, तुम ठीक हो? जिन दूर से उस एग्जॉस्टेड लड़की को देखकर हैरान रह जाता है। इतनी सुनसान जर्नी के बीच ये डिजास्टर इतनी कन्वीनियंटली कैसे आ गया? वो जोर जोर से सांस ले रही थी, मिट्टी उगल रही थी और लग रहा था कि कभी भी बेहोश हो सकती है। जिन एक नज़र में नोटिस करता है कि वो भी उसी इंफीरियर स्पीशीज से बिलोंग करती है जिससे वो खुद करता है। उसका पूरा बॉडी कांप रहा था और उसके कपड़े खून से भरे हुए थे। हकामा शौक में उसके फटे हुए आर्म्स और इंजर्ड लेग्स की तरफ इशारा करती है। वो लड़की को अपनी गोद में लेकर उसे तसल्ली देने लगती है और कहती है कि थोड़ा सा और हिम्मत रखो। जिन बिल्कुल काम रहकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अपनी ग्लोइंग पाम में हीलिंग टेक्नोलॉजी चार्ज करने लगता है। लेकिन तभी उस जख्मी लड़की की आंखों में एक चमक सी दिखती है। जिन तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। एक ठंडी और सख्त आवाज में वो ऑर्डर देता है, कोई भी 1 इंच भी नहीं हिलेगा। अगले ही पल मास्क गिर जाता है। वो सो कॉल्ड विक्टिम तुरंत एक चाकू हकामा की गर्दन पर रख देती है और धमकी देती है कि अगर किसी ने मूव किया तो खून बहेगा। हकामा की आंखें शौक से फैल जाती हैं। उसे समझ आ जाता है कि अपनी मदद करने की कोशिश में वो खुद हॉस्टेज बन गई है। जिन बिल्कुल आइस कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उस ट्रैप को देखता है और कल रात ब्लॉन्ड गार्ड कैप्टन की बातें याद करता है। किडनैपर नर्वस हंसी के साथ बोस्ट करती है, कहती है कि उसका फेक क्राइंग प्लान परफेक्टली काम कर गया। जिन तुरंत समझ जाता है कि अगर बेट काम कर गया है तो पूरा गैंग जरूर जंगल में छिपा हुआ होगा। और सच में कुछ ही पलों में झाड़ियों में हल्की सी आवाज होती है और एक बड़ा सा ब्रूट बैंडिट स्लोप से नीचे उतरता हुआ दिखाई देता है। स्वैगर के साथ आते हुए वो अपनी पार्टनर की तारीफ करता है और कहता है कि अब रियल हॉरर शो शुरू होगा। उसके पीछे और भी मर्सनरीज नजर आते हैं जो अपनी इनविजिबिलिटी कैमोफ्लाज टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो मूव करते हैं उनकी इनविजिबिलिटी ब्रेक हो जाती है। उसी सेकंड जिन लाइटनिंग स्पीड से अपनी हिडन ब्लेड निकालता है और उसका टिप सीधा लीडर की गर्दन पर रख देता है। लीडर का चेहरा सफेद पड़ जाता है जब जिन वार्निंग देता है, जरा सा भी हिले तो यहीं खत्म। अपनी हर्ट हुई प्राइड के साथ हकामा गुस्से में बोल पड़ती है कि गांव का सो कॉल्ड सेवियर तो बस 2 छोटे मोटे गुंडों के सामने ही हार गया। बेसमेंट की अंधेरी सेल में बैठा जिन शांति से कहता है कि वो अपनी आवाज थोड़ी कम रखे, वरना जेलर्स आकर उन्हें चुप रहने को मजबूर कर देंगे। तभी पत्थर की सीढ़ियों पर छोटे कदमों की आवाज गूंजती है। कुछ ही पल बाद सेल के सामने ब्लू हेड बेड गर्ल एक ट्रे लेकर आ जाती है जिसमें सूखी रोटी रखी होती है। वो ठंडे टोन में बोलती है, डिनर थोड़ा जल्दी आ गया। हकामा का गुस्सा फूट पड़ता है। वो बार्स के पास दौड़कर आती है और चिल्लाती है कि अगर उसे मौका मिला तो वो इस धोखेबाज को यहीं गला दबाकर मार देगी। लेकिन ब्लू हेड लड़की गहरी सांस लेकर कहती है कि उसे पता था उन दोनों से कभी माफी नहीं मिलेगी।
धीरे से वो कन्फेस करती है कि उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि जंगल में खून में लथपथ किसी अननोन लड़की को देखकर भी ये लोग उसकी मदद करने रुक गए। हल्का सा मुस्कुराकर वो हकामा की मासूमियत और सच्ची काइंडनेस की तारीफ करती है। उसके हिसाब से इस सड़ी हुई दुनिया में ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं। तभी जिन भी बात में शामिल होता है और सीधा बोलता है। असली विलन कभी फॉरगिवनेस या सिंपैथी की चिंता नहीं करता। ये कहकर वो अचानक खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर जरा सी भी पिटी नहीं थी। अगले ही पल वो स्टील बार्स को दोनों हाथों से पकड़कर जोर लगाता है और सॉलिड आयरन को ऐसे मोड़ देता है जैसे वो बस एक टूथपिक हो। मेटल की चीख जैसी आवाज सुनकर ब्लू हेड लड़की 2 कदम पीछे हट जाती है। डर के मारे उसके हाथ कांपने लगते हैं जब वो देखती है कि केज पूरी तरह टूट चुकी है। जिन आराम से बाहर निकलता है और अपने कंधे की धूल झाड़ता है। बिल्कुल काम टोन में वो लड़की की तरफ देखकर कहता है, असली प्लान यही था कि तुम खुद यहाँ अकेली आओ। लड़की शौक में बस एक ही बात दोहराती है, मेरे लिए वेट कर रहे थे। जिन उसे वॉल के पास कॉर्नर कर देता है और धीरे से पूछता है कि ऐसा कौन है जिसके लिए वो इस नर्क जैसी जगह में फंसी हुई है। डर से जम चुकी लड़की हैरान होती है कि बिना किसी मैजिक के उसने सीधा सीक्रेट पर कैसे हिट कर दिया। जिन ठंडे चेहरे के साथ सच बताता है, दुनिया का सबसे घटिया गैंग भी अपने बेट को इतना बुरी तरह नहीं पीटेगा। जंगल में देखे गए उसके असली जख्मों को एनालाइज करके वो कंक्लूड करता है कि बियर्डेड लीडर ने उसे ब्लैकमेल करके कंट्रोल में रखा हुआ है। उसकी शार्प लॉजिक के सामने लड़की टूट जाती है। आंखों में आंसू लेकर वो सच बताती है कि उसके पेरेंट्स की जिंदगी भी उस गैंग ने बेच दी थी। अब उसका छोटा भाई उनके हाथ में हॉस्टेज है। उसे बचाने के लिए वो मजबूरी में बेट बनकर लोगों को ट्रैप कर रही है। रोते हुए वो कहती है कि अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो कुछ भी करेगी, चाहे उसके लिए एथिक्स को ही क्यों न तोड़ना पड़े। हकामा ये सब सुनकर चुप हो जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि सिर्फ कंपैशन रह जाता है। लेकिन जिन का चेहरा और भी डार्क हो जाता है। वो बस एक शब्द बोलता है, ट्रैश। ये शब्द पूरे एटमॉस्फेयर को लीथल हंट मोड में बदल देता है। हकामा समझ जाती है और पूछती है कि क्या जिन जानबूझकर कैप्चर हुआ था ताकि पूरी स्लेव गैंग का बेस ढूंढ सके। जिन हल्का सा विकेट स्माइल देता है और कहता है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टेल की तरह होता है, अगर एक ड्रॉप भी बच गया तो फिर से फैल जाता है। इसलिए वो कोल्ड टोन में अनाउंस करता है कि अगर एक भी गंदा आदमी बच गया तो कल फिर एक नया स्लेव डेन खड़ा हो जाएगा। ऊपर सीढ़ियों पर खड़े मर्सनरीज को कॉरिडोर से उसकी बातें सुनकर ही पसीना आ जाता है। अचानक एक ब्रूटल फ्लाइंग किक आर्मर डोर को तोड़ देती है। दरवाजा उड़कर गार्ड के मुंह पर लगता है और वो खून के साथ सीढ़ियों पर गिर पड़ता है। धूल के क्लाउड के बीच से जिन बाहर निकलता है और एक डरावनी स्माइल के साथ अनाउंस करता है कि वो इस कर्स्ड ऑर्गेनाइजेशन को जड़ से मिटा देगा। और उस मोमेंट पर उसके दिमाग में एक पुरानी मेमोरी फ्लैश होती है। 100 मिलियन साल पुरानी दुनिया में एक अकेला लड़का बरसात भरी सड़क पर खड़ा एक हीरो बनने का सपना देखता था। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आ गया कि केओस भरी दुनिया में हीरो जैसा कॉन्सेप्ट बस एक क्रूअल जोक है। इसलिए उसने एक नया रूल बना लिया, पीस तभी मिलती है जब ओप्रेसर्स की गर्दन पर स्ट्रॉन्ग फिस्ट रखी जाए। तब से वो अंडरवर्ल्ड के हर सूटेड क्रिमिनल को बिना मर्सी के खत्म करता गया। मेमोरी खत्म होती है। प्रेजेंट में जिन प्रिजन कॉरिडोर में बेहोश मर्सनरीज को कचरे के बैग्स की तरह घसीट रहा होता है। बाकी गैंग मेंबर्स डर के मारे चीखने लगते हैं, रुक जाओ प्लीज, मैसेकर मत करो। लेकिन उन्हें भी पता था, अब एक मॉन्स्टर जाग चुका है। जमीन पर पड़े हुए गार्ड्स नाक से खून बहाते हुए डरते डरते पूछते हैं कि आखिर ये प्लैटिनम डीमन उनके बेस में क्या करने आया है। एक और हेंचमैन डर की मारे दीवार के साथ पीछे हटने लगता है और हैरानी से पूछता है कि ये इन्फर्नल डुओ इतनी आसानी से हेडक्वार्टर्स में घुस कैसे गया। जिन के चेहरे पर मैनिक्सी स्माइल आ जाती है। उसके बॉडी से एक लीथल ऑरा निकल रहा था, जैसे उसका खून पुराने स्टाइल की ब्रूटल फाइट के लिए उबल रहा हो। अगले ही सेकंड वो एक्सप्लोसिव लीप लेता है और एक कैट ईयर्ड ब्रूट को ऐसी किक मारता है कि बैंडिट सीधा कॉरिडोर के स्टोन सीलिंग से जा टकराता है। हाई स्पीड में अपना बॉडी ट्विस्ट करके जिन एक राइट हुक मारता है जो दूसरे टफ गार्ड की आर्मर और चेस्ट दोनों तोड़ देता है। एक और अटैकर आयरन रॉड लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन हीरो सर्जिकल प्रिसिजन से डॉज करता है और सीधा उसकी रिब्स में एल्बो स्मैश मारता है। बंदा तुरंत टूटकर जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ ही सेकंड्स में मर्सनरीज पत्थर की तरह जमीन पर गिरने लगते हैं, खून उगलते हुए। उनकी गैंग की सुपीरियॉरिटी का इल्यूजन पल भर में टूट जाता है। बॉडीज का ढेर देखकर बियर्डेड चीफ सेल के पास खड़ा सिगार पीता हुआ शौक में पूछता है, ये अंडरवेयर में घूम रहा मॉन्स्टर आखिर है कौन? तभी अपर फ्लोर से एक डरावनी चीख सुनाई देती है जो पूरे बेस की खामोशी को तोड़ देती है। ब्लू हेड लड़की की आंखें फैल जाती हैं। वो तुरंत उस आवाज को पहचान लेती है।
डर के मारे वो पूछती है कि बाहर सबको पीटने वाला वो आदमी कौन है। हकामा बिल्कुल काम टोन में जवाब देती है, वो मेरा पार्टनर है और लिटरली एक गॉड जैसा है। आर्म्स क्रॉस करके वो कॉन्फिडेंस से बोलती है कि डर्टी वर्क जिन के हवाले कर देना ही गारंटीड विक्ट्री है। फिर वो लड़की को कहती है कि बस सेल में शांत रहना। वो ऐड करती है कि जल्द ही यहां बंद सब लोगों पर दोबारा धूप चमकेगा। लेकिन ब्लू हेड लड़की अभी भी बिलीव नहीं कर पाती। वो वॉर्न करती है कि बियर्डेड चीफ के पास एक डेंजरस डिवाइन पावर है जो वो रिबल्स और फ्यूजिटिव्स पर यूज करता है। कॉरिडोर में खड़ा बॉस भी समझ चुका था कि सीधी फाइट में वो जिन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वो एक स्टेप पीछे हटकर ब्राइब का कार्ड खेलता है। नर्वस हंसी के साथ वो पूछता है कि क्या इतनी वायलेंस को बहुत सारे गोल्ड के बदले में नेगोशिएट किया जा सकता है। वो और भी रिडिकुलस ऑफर्स देता है, लीडरशिप पोजीशन, पर्क्स, हत्ता की स्लेव्स को पर्सनल रिवॉर्ड के रूप में रखने का सजेशन देता है। वो केजेस में डरे हुए बच्चों की तरफ इशारा करता है और कहता है कि अगर जिन उसकी जान छोड़ दे तो वो हॉस्टेज की छोटी सिस्टर तक दे देगा। जिन बिल्कुल घोस्ट की तरह खामोश खड़ा रहता है। उसका एक्सप्रेशन इतना ठंडा था कि शैतान भी देखकर कांप जाए। फिर वो सीधा पूछता है, हो गया तुम्हारा बकवास या और झूठ बोलना बाकी है अपनी जिंदगी के आखिरी मिनट में? बॉस घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि सामने वाला आदमी इतना काम होते हुए भी इतना डेडली कैसे लग रहा है। जिन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और आईब्रो रेज करके पूछता है कि उसने फाइट के स्टार्ट में अपनी फेमस स्पिरिचुअल मैजिक क्यों नहीं यूज की। कॉर्नर्ड बॉस जल्दी से सोचता है और खुद को कन्विंस करता है कि शायद जिन की इंटिमिडेशन ने उसका मैजिक चैनल ब्लॉक कर दिया। हीरो थोड़ा सा स्कॉफ करता है और बोलता है कि अच्छा लगता है जब कोई हाफ बेक्ड विलन मिल जाता है जो खुद को रियल फिस्ट फाइट में संभाल ही नहीं सकता। इंसल्ट सुनकर बैंडिट गुस्से से जल उठता है। जिन उसकी आंखों में देखकर कहता है कि एक नेकेड प्रिजनर को अंडर एस्टिमेट करना उसकी सबसे बड़ी स्टुपिडिटी थी, और जब डिफीट का टेस्ट उसके गले तक पहुंच गया तो वो घटिया ब्राइब का सहारा लेने लगा जो उसकी कावर्डिस दिखाता है। कंप्लीटली डेस्परेट होकर बॉस अचानक कॉरिडोर के एंड पर भागता है और इमरजेंसी लेवर खींच लेता है। तुरंत हैवी मेटल की चीख जैसी आवाज बेस में गूंजने लगती है। प्रिजन के डार्क विंग में एक जायंट वॉल्ट डोर खुल जाता है। उस हिडन सेल के अंदर से एक पर्पल म्यूटेंट बीस्ट जोर से दहाड़ता है। वो स्टील बार्स को तोड़ने की कोशिश करता है और उसके मसल्स देखकर लगता है जैसे वो सब कुछ फाड़ देगा। जिन क्यूरियस टोन में पूछता है, क्या ये वही मॉन्स्टर है जो जंगल में टेरर फैलाता है? बियर्डेड चीफ क्रेजी हंसी के साथ कंफर्म करता है कि ये बीस्ट कैपिटल के बड़े लोगों के कॉम्बैट एक्सपेरिमेंट्स के लिए स्पेशली मंगवाया गया था। अब उसे लगता है कि गेम पलट गया है। मॉन्स्टर बार्स तोड़कर सीधा प्लैटिनम हेड मैन पर जंप करता है अपने क्लॉज से उसे क्रश करने के लिए, लेकिन इम्पैक्ट के मोमेंट पर बीस्ट जिन के क्रॉस्ड आर्म्स के इनविजिबल डिफेंस से टकरा जाता है। डस्ट उड़ती है और बॉस शॉक में 3 बार ब्लिंक करता है क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन ने उस मॉन्स्टर का फर्स्ट अटैक सीधा टैंक कर लिया। क्रीचर के पंचेस को रोककर जिन बोर्ड टोन में कहता है कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर ही अब नॉर्मल है। वो मॉन्स्टर को पुश बैक करता है और बताता है कि उसके नर्व फाइबर्स की डेंसिटी इतनी हाई है कि नॉर्मल ब्रूट फोर्स उस पर काम ही नहीं करता। फिर वो डिसाइड करता है कि वार्म अप खत्म हुआ। सीरियस टोन में वो कहता है कि ऐसे इन्वेडर के सामने अब होल्ड बैक करने का कोई रीजन नहीं। अगले ही पल उसके पूरे बॉडी की सेल्स ब्राइट ब्लू लाइट से ग्लो करने लगती हैं और वो अनाउंस करता है कि अब वो अपनी लिमिट तक कॉन्सेंट्रेट की हुई डिवाइन पावर से इस मॉन्स्टर को राख बना देगा। कॉरिडोर में फैल रही मैजिक की भयानक हीट को देखकर बियर्डेड चीफ का हौसला टूट जाता है। वो डर के मारे पसीने से भरी फ्लोर पर पीछे की तरफ रेंगने लगता है क्योंकि उसके सामने चमक रही रोशनी किसी नाइटमेयर से कम नहीं लग रही थी। एक डेफनी फ्लैश के बाद सब कुछ शांत हो जाता है और वो ह्यूज म्यूटेंट बीस्ट सिर्फ राख बनकर हवा में उड़ जाता है। नंगा खड़ा जिन आराम से उस कावर्ड के सामने रुकता है और हल्की सी आयरनी के साथ पूछता है, तो क्या तुम्हारी गैंग एनवायरमेंटल हीलिंग मैजिक या स्पिरिचुअल पावर से इतनी वीक है? उसके चेहरे पर एक थोड़ी ज्यादा ही सैडिस्टिक स्माइल आ जाती है। सर हल्का सा टिल्ट करके वो फिर पूछता है, अब बताओ नेगोशिएशन टेबल पर और क्या रखोगे? स्मेली बेसमेंट में सब कुछ खत्म हो चुका था। एनिमल ईयर्ड बॉस अपना चेहरा हाथों में छुपाकर नेकेड नैनो मशीन गॉड से रहम की भीख मांगने लगता है। फिर भी वो एक क्रिकेट स्माइल के साथ लास्ट ट्राई करता है। उसे उम्मीद थी कि शायद हीरो किडनैपिंग को माफ करके उसे जिंदा जाने देगा, लेकिन जवाब बहुत छोटा और सीधा था। अगले ही पल एक कलॉसल पंच उस कावर्ड के चेहरे पर पड़ता है। इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि मर्सनरी का स्कल सीधा स्टोन फ्लोर में धंस जाता है और कॉरिडोर में सब कुछ खामोश हो जाता है। ह्यूमन ट्रैश को पीटते पीटते थक चुका जिन फाइनली अपनी बिलवेड पैंट्स और कोट पहन लेता है। कपड़े पहनते ही वो रिलीफ की सांस लेता है, जैसे उसका डार्क ब्लैक स्टाइल वापस आ गया हो।
अपने कपड़ों का फिट चेक करते हुए वो हवा से बोलता है कि उसका लकी चार्म वापस आ गया है और अब बस ये बोरिंग काम खत्म करना बाकी है। फिर वो बच्चों की सेल के सामने जाकर रुकता है और कहता है कि बस 1 मिनट और पेशेंस रखो, जल्द ही वो केज का लॉक तोड़कर सबको यहाँ से जिंदा बाहर निकाल देगा। अंदर बंद छोटे विक्टिम्स उम्मीद से भर जाते हैं। वो बार्स के पास आकर अपने चेहरे चिपका देते हैं और रिलीफ की सांस लेते हैं। और इसी क्लिफहैंगर के साथ ये वीडियो खत्म होती है। पता है आपको आगे की भी स्टोरी जानने का मन कर रहा है, पर चिंता मत करो, मैं इस सीरीज को जल्द ही कवर कर लूंगा। तब तक के लिए अरिगाटो।